ऑल राइट, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? मीन्स आप एक काम करिए, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करिए, तो डिस्कस करते हैं आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? आपका 2 to 3 मंथ्स का क्लास छूटा है। आप एक काम करिए। ओके सर, ठीक है। क्योंकि आराम से डिस्कस करेंगे, क्या आपका कितना आप कर चुके हैं, कितना बचा है, उस हिसाब से ही मैं आपको बता पाऊंगा। पूरे इंटरेक्शन से ही समझा पाऊंगा कितना आपको करना चाहिए, ठीक है? तो एक बार आप मेरे को मैसेज करो, फिर हम बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? ये तो आपको पहले ही पूछ लेना चाहिए था। इसके लिए क्यों वेट कर रहे थे कि सर का लाइव क्लास होगा उसमें जाके मैं कमेंट करूंगा? ये सब तो आप लोगों को अलग से नंबर इसीलिए दे रखा है, ग्रुप में ऐड है, ठीक है? आप वहाँ डिस्कस करिए एकेडमिक प्रॉब्लम्स। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। अप्रैल पढ़ रहे थे? ओके सर, देखते हैं पिछला कितना याद है, बताइए। द फर्स्ट एडिशन of the Indian Ocean Naval Symposium Maritime Exercise 2022 was recently held in which of the following? Bay of Bengal, Arabian Sea, Pacific या Indian Ocean? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या है? अरेबियन सी। ये छोड़ो। अब मेरे को आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्च्ड विच पोर्टल एज अ 360 डिग्री डिजिटल सॉल्यूशन? डिजिटल नेटवर्क्स के लिए, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स थी पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म्स थे हर किसी के लिए, तो अब सबके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया है। सारी आपकी प्रॉब्लम्स वहीं सुनी जाएंगी। तो पोर्टल का नाम पूछ रहा है। सेवा पोर्टल। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट? आरबीआई एक्ट ऑफ 1930, ठीक है? इस कानून के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है और इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है सर, कैसी बॉडी है ये? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका आंसर बताइए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लॉन्च विच वैरायटी ऑफ पश्मीना टू बूस्ट सेल्फ सस्टेनेबिलिटी एंड आर्टिजनल क्रिएटिविटी? बताइए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन successfully launched which variety of pashmina to boost self sustainability and artisanal creativity? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज बनारसी पश्मीना। ठीक है।
यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 52। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। याद है ये हमने पढ़ा था, इट इज ए काइंड ऑफ रिवर्स रेपो। ठीक है, रिवर्स रेपो विदाउट कोलेट्रल। इसमें आपको कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी इसका पार्ट था, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक से पैसा ले रहा है। इसमें क्या होता है, आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। बैंक से पैसा खींचने का मतलब आपने मार्केट में मनी सप्लाई कम कर दिया, यानी आपने लिक्विडिटी क्या करी, एब्जॉर्ब कर ली। चलिए सर, यहाँ तक हो गया था। स्टार्ट करते हैं इसके आगे से। क्वेश्चन नंबर 53। एन एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एजेस ऑफ विच मिनिस्ट्री। बताइए। अब देखो इंडिया में भी काम चल रहा है कि एनिमेशन हुए, विजुअल इफेक्ट्स हुए, ठीक है, जिनको हम वीएफएक्स भी कहते हैं, आपने देखा हुआ है। और गेमिंग से रिलेटेड, कॉमिक से रिलेटेड, इनको इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि इंडिया में क्या है, बैंगलोर में वीएफएक्स का काम बहुत अच्छा होता है, बट फिर भी हमें इतनी प्रमोशन नहीं मिली है कि हम बहुत ज़्यादा नाम कमाएं। बाहर की कंट्रीज हमसे एनिमेशन करवा के ले जाती हैं बहुत सस्ते में, तो हमारी पता है रेपुटेशन, हमारी पावर। बट अभी लोकली हम इतना फेमस नहीं हो पाए इस चीज़ में, तो इसको हमें और ज़्यादा प्रमोट करना। तो जैसे नाम से ही लग रहा है कि अब विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग की बात हो रही, तो सर कल्चर मिनिस्ट्री क्या करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का भी रोल कम ही दिख रहा है। ये तो कुछ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बात लग रही है। ठीक है, लेकिन फंस गए, फंस गए, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फंस गए। करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो कभी कभी जरूरी नहीं होता है तुक्के सही लगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल स्लो फ्लो में गए, खटखट खटखट खट, बाद में पता चला गलत। थोड़ा सा पढ़ के भी जाना चाहिए। तुक्का लगाते तो हो सकता था आप इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री लगा देते, अब उसमें तो आपको शहीद होना था, उसमें तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया बट फिर भी जबरदस्ती के जाके लॉजिक लगाओ कि नहीं मेरे को तो लॉजिक से ही करना है। अब एक बार जब पढ़ लिया कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का ये काम है तो है, याद रखो इसको। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। संत नामदेव नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2021 was presented to Satyapal Malik, who is the current governor of which state? हाँ जी सर बताइए। सत्यपाल मलिक किस स्टेट के गवर्नर है? हाँ, कभी कभी इंसान ऐसी लॉजिक से फंस जाता है। मैं भी फंसने वाला था। चलो जी, अब नहीं फंसना है, ठीक है, करेक्ट आंसर बताओ। हाँ तो सर ये तो है कि सत्यपाल मलिक कहाँ के गवर्नर है, मेघालय के गवर्नर है, ठीक बात है।
तो ये अवार्ड कौन सा है? संत नामदेव नेशनल अवार्ड। ये किसको दिया गया है सर? सत्यपाल मलिक जी, जो अभी कहाँ के गवर्नर है? मेघालय के। इससे पहले कहाँ के थे? जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, ठीक है, इनके साथ अभी हमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है। नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह इलाकों से बॉन्ड मजबूत करने के लिए तो जो गवर्नर है मेघालय के, सत्यपाल मलिक, और एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है एएस दुलत, उनको संत नामदेव नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये अवार्ड दे कौन रहा है? दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, तो ये अवार्ड जो संत नामदेव नेशनल अवार्ड है, ये स्टार्ट किसने किया था? एक पुणे में एनजीओ है सरहद। ठीक है, पुणे का एक एनजीओ है सरहद, उसने ये अवार्ड स्टार्ट किया है। अब संत नामदेव से तो पता चल रहा है कोई पर्सनालिटी है, तो हु इज दैट पर्सनालिटी? एक 13th सेंचुरी के पोइट सेंट है। पोइट सेंट मतलब वो संत थे और कविताएं लिखते थे, महाराष्ट्र से थे। ठीक है, जिन्होंने अपना जीवन सिखिज्म में गुजारा। कई साल उन्होंने पंजाब में रह के सिखिज्म में काम किया। ठीक है, सिखिज्म में रहे, तो फिर बाद में वो एक गुमान विलेज है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का, वहां पे उनको उनकी डेथ हुई थी, तो उनके नाम से एक अवार्ड चल रहा है संत नामदेव। ठीक है, एक एनजीओ बेस पुणे है, उसने स्टार्ट किया सरहद में। तो संत नामदेव इज द नेम ऑफ द अवार्ड। तो नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र, इन इलाकों में हमें क्या करना? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना। तो इसीलिए अवार्ड किसको दिया गया? सत्यपाल मलिक, द गवर्नर ऑफ मेघालय। ठीक है, नाम याद रखना सब। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। पक्के टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट where 20th मीटिंग ऑफ द एनटीसीए हेल्ड? देखो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अपने क्या है? आते रहते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। तो पक्के टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, बताइए सर। द 20th मीटिंग ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हेल्ड। अरे सर, ये तो अपनी एरिया का है, इसे कैसे भूलेंगे? अच्छा, कोई ऐसा है जिसकी फर्स्ट क्लास है यहाँ पर आज? करंट अफेयर्स को जो पहली बार कर रहा हो, है कोई? हाँ जी, ये तो अपने एरिया के हैं, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सर कितने टाइगर रिजर्व है? कामलांग, एक नामदफा, एक पक्के टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पक्के टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अभी वहां पर क्या हो रहा है? 20th मीटिंग होने जा रही है एनटीसीए की 20th मीटिंग होने जा रही है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक और टाइगर रिजर्व ऐड हुआ था, बहुत रिसेंट में, रामगढ़। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है किसने? एनटीसीए ने। एनटीसीए की रिगार्डिंग कौन सी बॉडी, टाइगर्स की रिगार्डिंग कौन सी बॉडी काम करती है? एनटीसीए। एनटीसीए बोले तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेजिस्लेटिव है, कैसी ये बॉडी है? तो ये लेजिस्लेटिव, या फिर कह लो तो दूसरा नाम है स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, कैसी है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये बॉडी आपका आती है। 2005 में इसको क्रिएट किया गया था, एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी, उनकी रिकमेंडेशंस मान के 2005 की ये क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो एक कानून था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, 1972 में आपका एक कानून बनता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर इसको बाद में जाके अमेंड किया जाएगा। ठीक है, 2006 में अमेंड किया जाएगा, और वहां पर आपको एक नई बॉडी देखने को मिलेगी, एनटीसीए। टाइगर के कंजर्वेशन के लिए कौन सी बॉडी रेस्पॉन्सिबल है? एनटीसीए। जितने टाइगर रिजर्व है उनको कौन कंट्रोल करता है? एनटीसीए। ठीक है, तो एनटीसीए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, नाम याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इंडियन डुओ दीपिका पालिकल कार्तिक एंड सौरभ घोषाल won the mixed double title at the 2022 WSF वर्ल्ड डबल्स चैंपियनशिप। ठीक है, तो कुल मिला के पूछ रहा है दो जो डुओज हैं इंडिया के, दीपिका पालिकल कार्तिक और सौरभ घोषाल, उन्होंने जो टाइटल जीता है मिक्स डबल का, वो कौन सी चैंपियनशिप थी? टेबल टेनिस, टेनिस या स्क्वैश या बैडमिंटन? ये तो सर स्पोर्ट्स का है, ये तो अपना बनना चाहिए। ओके, ताऊ कह रहे हैं ये फर्स्ट क्लास है, किंगम कह रहे हैं फर्स्ट क्लास है, पोएम कह रहे हैं फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो जिनको भी फर्स्ट क्लास है उनको मैं बता दूं, ये जितना भी करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिनका भी फर्स्ट क्लास है मैं बता दूं, करंट अफेयर्स हम ये जितना भी पढ़ते हैं इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है तो कोई पेड ग्रुप में ऐड होंगे या फिर फ्री वाले ग्रुप में ऐड होंगे। ठीक है, तो इनकेस अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं है तो 8076535685 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ एक और चीज ये थी, हाँ एक और चीज सर ये भी थी आपके पास, क्या मैं कह रहा था, हाँ ये जितना भी करंट अफेयर्स का क्लास होता है इसका रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब पे हमारा पेज है, चैनल है नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से, उस पर आप चले जाना, इसमें प्लेलिस्ट मिलेंगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट हर मंथ की प्लेलिस्ट है, उसमें करंट अफेयर्स एडिट अपडेट होता रहता है। वहाँ पे जनवरी 2021 से लेकर अभी कौन सा चल रहा है, अप्रैल 2022, तो मोर देन 1 ईयर का करंट अफेयर्स ऑलरेडी आपको वहां पर अवेलेबल जाएगा। ठीक है, मोर देन 1 ईयर का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। चलिए, तो ये चैंपियनशिप बतानी कौन सी है, तो मेजोरिटी इज विद दी, चेक करें, बट करेक्ट आंसर इज सी। कौन सी चैंपियनशिप थी सर? ये स्क्वैश चैंपियनशिप थी, ग्लासगो स्कॉटलैंड हुई। स्पेलिंग गलत है, ग्लासगो। तो दीपिका पालिकल कार्तिक सौरभ घोषाल won the mixed double title at the double squash championship at Glasgow, Scotland। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? मेजोरिटी का गलत था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, जोश पूछ रहे हैं स्क्वैश कैसा गेम है, एक बार मैं फोटो दिखा दूँ स्क्वैश का आपको। स्क्वैश गेम का मैं फोटो से ही समझा पाऊंगा। हाँ, ऐसे तो समझाना थोड़ा मुश्किल है, फोटो देख के आप तुरंत कहोगे ओ ये होता है। हाँ जी, देखिए ये दिख रहा है, जोश जी बताइए, स्क्वैश दिख रहा है ये वाला? ये लोग जो क्या कर रहे हैं, ये लोग स्क्वैश खेल रहे हैं, इसी तरह से स्क्वैश खेला जाएगा। हाँ, मीत अब तो क्लियर है। एक्चुअली मैंने खेला खेला नहीं है गेम, इसके ज्यादा रूल्स वूल्स मुझे नहीं पता है, ये मैंने खेला नहीं है। लेकिन वही बचपन में याद करो, इनके पास बैडमिंटन है, हमारे पास हाथ होता था, हम लोग हाथ बॉल पे मारते थे, तो काइंड ऑफ हम लोग हैंड स्क्वैश खेलते थे काइंड ऑफ, ये लोग गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो अपना अपना तरीका है। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझ गए तो। क्वेश्चन नंबर 56, वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मल्टीनेशनल ग्रुप? वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मल्टीनेशनल ग्रुप?
बताइए, वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मल्टीनेशनल? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20, ब्रिक्स या फिर सार्क? हाँ जी सर, वैक्सीन की बात लग रही है, पता नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आंसर बो करने पर सार्क पे रुक गया, तो मैं क्या करता हूँ, सार्क टिक कर देता हूँ। क्या आंसर सार्क ठीक होगा? वैक्सीन की रिसर्च की बात चल रही है यहाँ सार्क में, तो भैया सार्क तो कुछ नहीं मिल रहा, तब भी सार्क तो कोई लगाने की जरूरत ही नहीं, सार्क तो बिल्कुल इनएक्टिव बैठा हुआ है इस टाइम। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में सार्क तो बिल्कुल इनएक्टिव बैठा हुआ, तो सार्क तो अपना कुछ बनता नहीं है। और G20 में अब मतलब अभी हमारे पास इतना, अभी ऐसा कुछ डिसीजन लिया नहीं गया, अभी G20 मीटिंग हुई थी, ये हुआ है आपका ब्रिक्स में। ठीक है, अभी ब्रिक्स की जब मीटिंग हुई तब डिसाइड हुआ कि वैक्सीन रिसर्च डेवलपमेंट पे हम उसमें काम करेंगे, तो ये इसमें कौन काम करेगा? ब्रिक्स काम करेगा। ठीक है, देखो सवाल तो यहीं आके खत्म हो गया, जो आपका सवाल था वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर किसने स्टार्ट किया है? ब्रिक्स ने। ये सवाल तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन जहां पे सवाल खत्म होता है वहां से अपनी कहानी शुरू होती है, आपको पता है। हम क्या पढ़ेंगे सर? अब ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिक्स है क्या। एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है। ठीक है, चांसेस आर वेरी मच कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। देख लेते हैं सर, 2000 में जाके ये इन ईयर 2000 में जाके ये ब्रिक्स बनता है। कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई, बाद में इनको नाम दे दिया गया, तब से ये अपनी मीटिंग्स करने लगे। इनकी पहली मीटिंग हुई थी करीब 2009 या 10 में। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग लिखा होगा इसका। हाँ, सबसे पहली मीटिंग इनकी कुछ 2010 में हुई थी, जब इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था। तो 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कंट्रीज के नाम तुरंत याद हो जाते हैं, ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स ब्रिक्स बोले तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले तो ब्रिक था, BRIK। फिर बाद में जब हमने साउथ अफ्रीका ऐड करा तो ये बन गया ब्रिक्स। अच्छा, कोई ये डाउट नहीं पूछना कि सर ये ब्रिक्सा क्यों नहीं बना, साउथ अफ्रीका का ऐसे नहीं कर रहा ये ऐड। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया आफ्टर एडिंग साउथ अफ्रीका इन 2010। गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसमें जो मिस्टर जिम ओ'नील थे उन्होंने ये नाम दिया ब्रिक्स। अब ये सवाल पूछा जाए, चांसेस आर वेरी मच लेस। ठीक है, तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है, उस पर ये फोकस करता है इन सारी कंट्रीज में। तो इन्होंने मिलके एक बैंक भी क्रिएट किया है, कोई बैंक का नाम बता सकता है? इन्होंने मिलके, ब्रिक्स ने मिलके एक बैंक क्रिएट किया है, उस बैंक का नाम बता सकते हैं? जैसे लिखा हुआ भी है, अगर आप इसको पढ़ लो अच्छे से आपको नाम मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ कितने अवेयर हैं। ब्रिक्स में मिलके एक बैंक भी इनिशिएट किया है, उस बैंक का नाम बताइए। बहुत बढ़िया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो सारी कंट्रीज की बराबर की शेयर होल्डिंग है इस बैंक। कोई भी कंट्री अपना शेयर नहीं बढ़ा सकती जब तक बाकी की 4 एग्री ना कर जाए। ठीक है, तो ये सब याद रखना। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो यही है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, इसी में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, इन शंघाई। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच प्रोडक्ट फ्रॉम कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश विल सून गेट अ यूरोपियन कमीशन GI टैग? देखो, जैसे इंडिया एक GI टैग देता है, इसी इसी तरह से बाकी कंट्रीज भी अपने हिसाब से GI टैग देते हैं।
अब जैसे इंडिया ने अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया तो उसकी बिक्री इंडिया में आसान हो जाएगी, वो ज्यादा चीजें प्रमोट हो। जीआई टैग से फायदा क्या होता है, आपके प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा, आपका अपना एक पेटेंट हो गया। तो इसी तरह से जो यूरोपियन कमीशन है वो भी क्या देता है, एक जीआई टैग देता है। तो कांगड़ा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां के एक प्रोडक्ट को यूरोपियन कमीशन ने क्या दिया है, जीआई टैग दिया है। अब उससे फायदा क्या होगा, वो प्रोडक्ट यूरोप में बहुत आसानी बिकने लगेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यूरोपियन कमीशन उसे जीआई टैग दे रहा है। तो उसकी जो यूरोप में बिकने की प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाएगी, इसका मतलब उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास पैसा आएगा। तो क्या प्रोडक्ट है, चाय, ठीक है। 2005 में कांगड़ा टी वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ जीआई टैग इन इंडिया। अब देखो ये भी सवाल आ जाता है कि सर यूरोप वाले पहचान रहे हमारी चाय को, हम क्यों नहीं पहचान रहे, अरे हम पहले ही पहचान चुके हैं, ठीक है, 2005 में, ठीक है, 2005 में इंडिया से जीआई टैग मिल चुका है। अभी उसको किसने दिया, यूरोपियन कमीशन ने जाके उनको जीआई टैग दिया। तो कौन सा प्रोडक्ट है सर, चाय। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर बताइए, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत नहीं लक्ष्मण जी, आप अपलोडेड लेक्चर देख लीजिएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सर, फाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन अ स्क्वाड्रन ऑफ विच हेलीकॉप्टर्स रिसेंटली, बोइंग P-8I, MH-60R Seahawk, HAL चेतक या एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3? ये चार ऑप्शन है, बोइंग P-8I, MH-60R Seahawk, HAL चेतक, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। तो किस स्क्वाड्रन को कमीशन किया है आईसीजी ने? सी, मेड इन इंडिया। ओके सर, करेक्ट आंसर इज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसको अभी कमीशन किया है, मतलब किसको अपने स्क्वाड्रॉन में लिया है, MK3 को लिया है। इसको किसने बनाया है, HAL। अच्छा, इनको ध्रुव हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। एक्चुअली ये ध्रुव नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 2021 में आपका यूडीसी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, एसआई का एग्जाम हुआ था, उससे कुछ दिन पहले ही आपका यूडीसी का एग्जाम हुआ था, कुछ महीने पहले। उस यूडीसी के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि ये MK3 हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, MK3 और ये ध्रुव से रिलेटेड क्वेश्चन था। HAL ने रिसेंटली हेलीकॉप्टर बनाया है, ठीक है, तो उस पे सवाल उठा था ये। तो आप खुद देख सकते हो कि जैसे अभी हमने पढ़ा तो डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा, मे बी समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। एक मिनट बस, फिर से स्टार्ट करो। नहीं नहीं, ये तो नहीं करना।
हाँ जी, तो हम यहाँ पर थे। ध्रुवा पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आया कि MK3 और ध्रुवा को रिलेट कर रहा हो कि MK3 को किसने बनाया, HAL ने बनाया, किसने बनाया। इनडायरेक्टली हमें पता चला। कैसे पता चला? जब हमने थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ा। इसीलिए जो न्यूज एज इट इज आ रही है, आप सोचो उसको रट के चले जाओ और एग्जाम में सवाल बनाए आओगे, प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच लेस। ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो आपकी क्लास होती है, इसमें आपका पर्पस यही होता है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो, जो भी न्यूज रहे, उसके रेलिवेंट जितने भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसके रेलिवेंट जितने भी फैक्ट्स हैं सब आपको कराए जाए। जैसे क्वेश्चन में आया कि वो रिसर्च, वैक्सीन रिसर्च सेंटर किसने बनाया? ब्रिक्स ने बनाया। तो हमने वो सवाल वहां पे एंड नहीं किया, हमने आगे जाके पढ़ा सर ब्रिक्स का पर्पस क्या था, और ब्रिक्स से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, फुल फॉर्म का, ये कब बनी, है ना, कौन कौन इसके मेंबर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। तो आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ना है। जो भी न्यूज रहे उससे रिलेटेड जो भी जीके के फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी न्यूज मिले उससे रिलेटेड जितने जीके के फैक्ट्स आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उतने करते चलो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। तभी जाके आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जीके आप यही सुनते रहते हो, इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। तो वो वाइडनेस कैसे कम होगी? ऐसी कम होगी जब आप अपने जो पढ़ने की जो स्किल है, जो पढ़ने का तरीका है, तो वाइड करो, ठीक है। तभी आपसे सवाल एग्जाम में ज्यादा बनेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन ज्यादा से लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लगाओ, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, आपकी वाइडनेस को ओपन कर। तो MK3 हेलीकॉप्टर किसने बनाया सर? HAL ने बनाया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, in terms of percentage, which state has suffered maximum coastal erosion from 1990 to 2018? बताइए। According to the Ministry of Earth Sciences, in terms of percentage, which state has suffered maximum coastal erosion from 1990 to 2018? 100% इंडिजीनियसली बिल्ट अभी कोई चीज बहुत ही रेयरली बनती है, कुछ ना कुछ पार्ट बाहर के होते ही है। बताइए सर। According to the Ministry of Earth Sciences, in terms of percentage, which state has suffered maximum coastal erosion from 1990 to 2008? CDAADCD, इसी में घूम रहा है अपना। हाय दोस्तों, आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है? सेम सेम। जोश, आप मिस्टर बीन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अपनी चिट्ठी डाल के आप उसी पे जवाब लिख रहे हो। ओके सर। According to the Ministry of Earth Sciences, in terms of percentage, which state has suffered maximum coastal erosion from 1990 to 2018? ओके सर, करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। अच्छा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारी किसके साथ है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है हमारी गुजरात के साथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है हमारी गुजरात के साथ, और मैक्सिमम कोस्टल इरोजन हमारा हो रहा है वेस्ट बंगाल में। ये किसने बताया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का एक ऑफिस है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, NCCR, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये लोकसभा में ये बताया है
यूजिंग रिमोट सेंसिंग डाटा एंड जीआईएस मैपिंग टेक्निक हमें ये पता चला है कि वेस्ट बंगाल की जो कोस्ट है वो सबसे ज्यादा इरोड, ठीक है, 534.35 मीटर किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, अबाउट 65.5% ऑफ द कोस्ट, ठीक है, यानी कुछ 323 किलोमीटर इरोजन हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इस केरला, नंबर वन पे वेस्ट बंगाल, देन केरला कितना 275 कुछ किलोमीटर, देन तमिलनाडु अलोंग 42%, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ लेंथ वाइज मेजर नहीं करेंगे, उस एरिया में कितना परसेंटेज हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोस्टलाइन पे अंदर डेप्थ में कितना इरोजन हुआ है इससे पता चलेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि तमिलनाडु में 422 किलोमीटर है तो इसमें सबसे ज्यादा हुआ। चलो तो इसमें अब देखते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है उसके अंदर एक और बॉडी आती है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। नाम याद ना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने एक एटलस पब्लिश किया है, ठीक है, कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, एक ये एटलस पब्लिश किया है जो बताता है कि कौन सा कोस्टल एरिया कितना ज्यादा वल्नरेबल है टू द इरोजन, मतलब किस कोस्ट में इरोजन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे ये वाला अगर आप देखो एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, तो आपको क्या लगता है ये शुरू से ऐसा रहा होगा, ये एक्चुअल में ऐसा पूरा हरा भरा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये पानी इधर आता रहा, पानी इधर आता रहा, यहाँ की रॉक कंपेरेटिवली सॉफ्ट रही होगी तो ये जल्दी इरोड कर गई, कंपैरेटिवली इधर की रॉक सॉफ्ट रही होगी तो ये पानी के धक्के लग लग के ये वाला एरिया क्या हो गया, इरोड कर गया। ऐसे ही आपका क्या काम करता है, कोस्टल इरोजन, यही आपका क्या है, कोस्टल इरोजन। तो सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है सर, इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, who has been appointed as the chief coordinator of the 2023 G20 summit, बताइए सर। स्मॉलेस्ट का डेटा नहीं मिला मुझे, स्मॉलेस्ट आप एक बार देख ले, स्मॉलेस्ट नहीं पूछेगा क्योंकि जब भी इन्वायरमेंटल कंसर्न आते हैं ना, कोई भी इन्वायरमेंटल कंसर्न आता है तो बिगेस्ट इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा है वो पूछता है, वो बिगेस्ट इम्पैक्ट वो आपको वेस्ट बंगाल में लिखने को। बताइए 2023 में G20 समिट होने वाली है, एक नंबर, ऐसी याद हो तो आप ऐसी बता दो, या अगर तुक्का ही लगाना हो तो कुछ लगा दो, ABC। हाँ जी सर बताइए, who has been appointed as the chief coordinator of the 2023 20 summit। करेक्ट आंसर इज हर्षवर्धन श्रृंगला। एक्चुअल में ये अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो कुछ टाइम में ये, हाँ, मई 1 मई से पहले 30 अप्रैल को इनका रिटायरमेंट था, 30 अप्रैल को ही रिटायर हो रहे थे, और 1 मई से इनको क्या बनना था, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द G20 समिट, ठीक है। 2023 में जो G20 समिट होने वाली है उसका इन्हें क्या बनना था, चीफ कोऑर्डिनेटर, तो अब तक ये बन चुके होंगे, 1 मई निकल गया ना तो अब तक ये बन चुके, ये अभी तक क्या थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, अब इनका रिटायरमेंट हो गया। तो आईएएस में यही होता है, आपका रिटायर हो जाते हैं तो कोई और बढ़िया इसी तरह पोजीशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। G20 एक्चुअली है क्या, ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, इनका है, 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन मिला दो, ठीक है,
19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन मिला दो। इनको मतलब G20 याद करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके मिलेंगे। अच्छा ये ध्यान रखना, इनका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर नहीं है, तो इस चक्कर में मत परेशान होना कि सर ने बताया नहीं। देखो ऑलमोस्ट दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज है, दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज है सब इसमें कवर्ड है। इसमें डिवाइड कर लो आप, अगर इनको याद करना है ना तो इनको क्या करो, डिवाइड कर लो कॉन्टिनेंट वाइज, कि नॉर्थ अमेरिका की कौन सी कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्रीज हैं, अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज हैं, एशिया की कौन सी कंट्री, और ऑस्ट्रेलिया तो अपना ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ठीक है। तो इनको क्या करो, और यूरोप की कौन सी कंट्री, कॉन्टिनेंट वाइज पहले डिवाइड कर लो। तो सबसे पहले सर पकड़ते हैं नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या आ गया, कनाडा आ गया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा आ गया, अमेरिका आ गया, और देखो मैक्सिको है क्या, मैक्सिको आ गया। ये 19 कंट्रीज आपको याद करनी है, और एक तो यूरोपियन यूनियन है, बाकी 19 कंट्रीज हैं, उसमें कॉन्टिनेंट वाइज याद कर लो, कभी नहीं अटकोगे। तीन तो वैसे ही याद हो जाएंगे नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सर साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका में सर कौन कौन है, तो ये तो निपट गया ना अपना, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, यूएस, ये तीन हो गए नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका में देखो अर्जेंटीना, हाँ जी सर, ब्राजील, और कौन है, यूके है क्या, और कोई कंट्री है, नहीं सर, अर्जेंटीना और ब्राजील, ये किधर हो गए सर, साउथ अमेरिका में, तो दो कंट्री ये निपट गए। तो सर तीन तो अपने यूएस, कनाडा, मैक्सिको, और दो अर्जेंटीना और ब्राजील, ये साउथ अमेरिका के निपट गए। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है क्या, एक ऑस्ट्रेलिया काट दो, कितने हो गए सर, तीन नॉर्थ अमेरिका के, दो साउथ अमेरिका के, एक ऑस्ट्रेलिया के, छह तो ये निकल गए, कितने बचे, 13। अब इसमें एशिया पे आ जाओ, एशिया में बड़े बड़े नाम क्या है, देखो चाइना है, यस और नो, इंडिया है, कोरिया है, ये साउथ कोरिया हो गया, ठीक है। चाइना है, इंडिया है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, और टर्की को भी मान लेते हैं एशिया में, ठीक है। तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, हर एक एरिया से एक, जैसे अपना नॉर्थ एशिया में मेन हमें चाइना, इंडिया तो याद हो जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में चले आओ इंडोनेशिया, ईस्ट एशिया में चले आओ जापान और कोरिया, ठीक है। फिर रशिया तो अपना रह गई, सऊदी अरेबिया गल्फ वाले एरिया में, और एक बचा कंट्री टर्की, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्री होगा, 6 और प्लस 8, 14 कंट्रीज ऐसे ही याद हो गए। यस और नो, ये याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सर, इज दैट क्लियर और नॉट, हाँ जी सर बताइए, याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तीन कंट्री नॉर्थ अमेरिका में थे, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, वो हटा दो, दो अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अमेरिका के हटा दो। एशिया में मेजर कंट्रीज है, 8 कंट्री हैं एशिया के, ये याद कर ले गए तो सब याद हो गए, वो भी तुरंत याद हो जाएंगे। रीजन वाइज देखो, इंडिया, चाइना, रशिया, ये तो पावरफुल है ही, 8 में से 3, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में चले जाओ तो अपना क्या मिल गया, जापान, इंडोनेशिया मिल गया। फिर इधर ईस्ट में चले आओ तो जापान मिल गया, कोरिया मिल गया, तो 6 तो सर ये हो गए। फिर इधर टर्की और सऊदी अरेबिया, इन दोनों को भी ऐड कर लो, 8 कंट्री आपके एशिया में हो गए, तो 6 प्लस 8 14, ठीक है, 6 प्लस 8 प्लस 14, बचे कितने सर, 5 कंट्री। देखो ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो ट्रिक याद करते हो ना, आपको लगता है कि याद हो गया, बाद में देखोगे ट्रिक को याद करना ही अपने आप में बहुत हेक्टिक काम है।
अब यूरोप में बता दो, यूरोप में बड़ी बड़ी पावर क्या दिमाग में आती है? जब भी यूरोप का नाम सुनते हो, बड़ी बड़ी कंट्रीज क्या दिमाग में आती हैं? फ्रांस याद आता है, जर्मनी याद आता है, ठीक है, इटली याद आता है, और यूनाइटेड किंगडम याद आता है। बस यही तो याद आता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, और क्या बचा सर? फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, और क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम हो गया। 1 2 3 4, 4 कंट्री हो गए। 6 + 8 14 +4 18, 18 कंट्रीज हो गए। अफ्रीका में सर क्या है? बस साउथ अफ्रीका उठा लो, एक साउथ अफ्रीका का उठा लो, टोटल कितने कंट्रीज हो गए? 19 + 1 कौन सा है सर? यूरोपियन यूनियन। एक इकलौता बचा कौन सा? यूरोपियन यूनियन। तो टोटल कितने हो गए? 20 कंट्री। G20 में टोटल कितने कंट्रीज हो गए? 20 कंट्रीज। हाँ जी सर। 19 कंट्रीज याद हुए कि नहीं हुए? एक मिनट वेट करिएगा बस। हाँ जी सर। अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। तो ये 19 और प्लस एक यूरोपियन यूनियन, 20 कंट्रीज का समिट है, ठीक है। इनकी समिट्स की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दी। पहली समिट हुई थी 2008 में। तो 2008 में यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, मतलब एक हैवी क्राइसिस हुआ था, काफी इकोनॉमी डाउन हो गई थी यूएसए की। इंडिया में भी असर पड़ा था, शेयर मार्केट काफी डाउन हो गया था। तो उसी के बाद से ये डिसाइड हुआ कि हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर आपस में मिला करेंगे, ताकि आगे इस तरह की किसी भी क्राइसिस को अवॉइड किया जा सके। तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते थे, फिर धीरे धीरे करके अब क्या होने लगा, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स मिलने लगे, ठीक है। तो 2008 में आप देख सकते हो, एक क्राइसिस के बाद ये काम स्टार्ट हुआ, फिर 9, फिर चलते चलते अभी 2023 में जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि 2023 में ये मीटिंग इंडिया में होने वाली है, ठीक है सर। तो पहली बार ऐसा होगा कि G20 की समिट इंडिया में होगी इन 2023। अभी लास्ट जो समिट हुई थी 2022 में, इंडोनेशिया में हुई थी, ठीक है। ये कहाँ पर हो रही है? इंडिया में होगी, न्यू दिल्ली प्रगति मैदान। मोदी जी इसको होस्ट कर रहे हैं। G7 तो छोटा है, G7 तो तुरंत याद हो जाएगा। G20 इज ए ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड वन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। कंट्रीज तो 19 है और एक यूरोपियन यूनियन। तो करेक्ट तो 19 कंट्रीज होगा, कंट्रीज तो 19 है, एक अलग से यूरोपियन यूनियन आ जाता है। ऑलराइट सर, चलिए जी। तो इस अब अगला क्वेश्चन ये रहा, हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ऑन April 21? हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ऑन April 24? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। बढ़िया स्लोगन है। हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ऑन 24 April 24? एक बात ध्यान रखना, हो सकता है काम भी आ जाए। अगर नाम ऑप्शन में नरेंद्र मोदी मिल जाए तो टिक कर देना, ठीक है।
ऑप्शन में अगर नरेंद्र मोदी मिला है तो टिक कराना। करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। ठीक है। जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ही किनकी मेमोरी में दिया जाता है? लता मंगेशकर जी की मेमोरी। ठीक है। ऐसे लोगों को जिन्होंने कोई पब्लिक सर्विस में अच्छा काम किया। तो मोदी जी से अच्छा काम किसने किया होगा? करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। ठीक है। अवार्ड का नाम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। इसी साल अनफॉर्चुनेटली लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ था। ठीक है। अ वेरी लेजेंडरी सिंगर इन द एंटायर इंडियन हिस्ट्री। Only one individual who has made path-breaking, spectacular, and exemplary contributions to the nation, its people, and the society। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है। तो वो ये अवार्ड आपका प्रोवाइड कर। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 62। India's first conservation park for donkeys has been planned to set up which place? एक्चुअली आजकल क्या हो गया ना, लोगों ने डंकीज को पालना बंद कर दिया कि डंकीज की जरूरत खत्म होती जा रही है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा डंकीज जो है अब लोग ज्यादा उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनकी ब्रीडिंग भी नहीं हो रही, तो उनकी पॉपुलेशन भी घट रही है। प्लस जो एग्जिस्टिंग डंकीज है उनको बिल्कुल आवारा छोड़ दिया स्ट्रेट। तो वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हमने क्या करा, इधर उधर भटक रहे हो तो इधर आ जाओ, एक आपके लिए कंजर्वेशन पार्क बना देते। आपको यहाँ पे रखा जाएगा, आपका हम टिकट लगा देंगे। तो अब आपको बस टहलना है। पहले आपको वजन ढूंढना होता था, फिर आपसे लोग पैसे कमाते थे। अब बस आपको टहलना है, आप पे टिकट लगा देंगे और टूरिज्म का आप काम करो। तो डंकीज के लिए कंजर्वेशन पार्क बनाया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म, और उनका कंजर्वेशन भी हो जाएगा और इधर उधर टहलते रहते हैं। उससे बढ़िया एक जगह टहलेंगे तो लोग भी देखने आएंगे। तो वो किस जगह पे बनाया जा रहा है? हाँ जी सर। इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन पार्क फॉर डंकीज हैज बीन प्लान बी सेट अप एट विच प्लेस? लेह। हाँ बिल्कुल, लद्दाख वाला जो एरिया, लेह इज द करेक्ट आंसर। इधर उधर टहलो, उससे बढ़िया लद्दाख में जाके एक जगह टहलो, वहां पे कमा के भी दोगे। ऑल राइट सर। क्वेश्चन नंबर 63। विच विल द होस्ट कंट्री ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, हु विल बी द होस्ट कंट्री? बताइए सर। ईटानगर तो ऑप्शन था क्या? अच्छा ईटानगर था। बताइए। तो इसका होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया। विक्टोरिया इज ए प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा इसी बात पे मैं सोचा एक बार ऑस्ट्रेलिया का मैप लगा देता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी स्टेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6। नाम याद कर लेना, आपको काफी हेल्प। ठीक है। तो जैसे एक हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल क्या है? पर्थ है। इसी तरह से नॉर्दर्न टेरिटरी है एक, साउथ ऑस्ट्रेलिया है। मतलब ऐसे डिवाइड कर दो ऑस्ट्रेलिया में, एक वेस्ट अलग चला गया और फिर इधर हाफ कर दो। मतलब पहले तो 3 हिस्से कर दो ऑस्ट्रेलिया के, ये वाला वेस्ट बना दो, फिर इसके 2 हिस्से कर दो, ये नॉर्थ, ये साउथ। फिर इधर जो बचा, इसके 3 हिस्से। ऊपर वाला क्वीन, नीचे वाला क्या है? साउथ है, लेकिन साउथ यूज हो चुका है तो इसको क्या कर दो? न्यू साउथ वेल्स। ठीक है। सबसे नीचे विक्टोरिया। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सिंपल है, 3 हिस्से बांटे। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसको 2 में बांटो, नदर्न टेरिटरी, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया। फिर इनको बांट दो 3 एरिया में, 3 एरिया। ऊपर वाला क्वींसलैंड। ठीक है।
ये वाला जैसे साउथ होता लेकिन साउथ यूज कर चुके हैं तो इसको बोल दो न्यू साउथ वेल्स। ये क्या बचा? ठीक है, तो इस तरह से आप एरियाज डिवाइड कर सकते हो इन ऑस्ट्रेलिया। ये सारी प्रोविंसेस किसकी हैं? ऑस्ट्रेलिया। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऑल राइट सर, ठीक है, थैंक यू बिट्टू जी। तो आज फिर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करो इनका आप रिवीजन वगैरह अच्छे से मेंशन कर रिवीजन करते रहना, ठीक है। इसका रिवीजन करते रहिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द लेक्चर अगर पसंद आया हो तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और रिवीजन बस करके आना, ठीक है, बस यही एक रिक्वायरमेंट है। चलिए सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। नाइस डे क्या, अब तो रात हो गई, गुड नाइट।